देखिए साथियों, गौर से देखिए, बिल्कुल गौर से देखिएगा। मैंने सर्कल कर रहा हूँ। ये जो चेहरा देख रहे हैं, इससे मुझे एक गाना याद आ गया। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का चेहरा है। इस चेहरे को देखने के बाद मुझे एक गाना याद आ रहा है कि मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, दिल में दगा है, लबों पे हंसी। इनके चेहरे को देखिए, लग रहा है कितने मासूम हैं। अगर झारखंड की जितने भी लड़कियां देख रही हैं, इनके मासूम भोले सूरत को देख करके आप बिल्कुल भी फ्लैट मत होइएगा, क्योंकि इतना मासूम बना के रखे हुए हैं। और इसी मासूमियत की वजह से आज झारखंड की जनता जो है रो रही है, झारखंड के युवा रो रहे हैं। तो इनके मासूम, खूबसूरत और स्मार्ट चेहरे पे आप बिल्कुल मत जाइएगा। इनके दिल के अंदर झांक के देखिए कि क्या है इनके अंदर। ना तो नीति है, ना नीयत है, और ना ही झारखंड के युवाओं के लिए रोज़गार देने का कोई बड़ा सा विज़न है। इसे साथियों नमस्कार, आप सबको मेरा जोहार, सुप्रभात। साथियों, आज मैं आप सबके सामने कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और इस पे वाद विवाद होना भी बहुत ज़रूरी मैं समझता हूं, और इसलिए चर्चा किया गया है। आज मैं आप सबके सामने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के झूठे वादों की जो पोटली है, उसे आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा, साझा करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कहीं पर गलत निकला तो आप से मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जो सच्चाई है, मैं आप लोगों तक हर हाल में पहुंचाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है बनावटों के वसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। बस इसी तरह से मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कि सरकार कितना भी चाह लेगी, कितना भी बोल लेगी, लेकिन जब तक से सरकार ने कोई बड़ा कारनामा हम सबको सामने प्रस्तुत नहीं करेगी, दिखाएगी नहीं, तब तक इस सरकार पे दोबारा फिर से यकीन करना हम सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। गुरु घंटाल का बेटा चंडाल, आखिर इस तरह का विवादित टिप्पणी जो लगातार युवा के द्वारा किया जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है, आखिर कौन है ये युवा? क्यों इस तरह के बात, इस तरह के विवादित बयान प्रस्तुत कर रहे हैं और इस तरह के फोटोज़ को, स्क्रीन शॉट्स को लगातार मैं बात करूंगा कि इसे वायरल किया जा रहा है और लगातार इसे सोशल मीडिया में एक सुर्खियों के रूप में जगह दी जा रही है। आखिर क्या है ये? लो हो गई बात, गई भैंस पानी में, लो आ गया हेमंत सोरेन के झूठे वादों की पोटली का पोस्टमार्टम वाला वीडियो। हो गया हेमंत सोरेन के वादों का आज पोस्टमार्टम। और इस विषय पे बात करना मैं भी ज़रूरी समझता हूं, और इसलिए मैं भी इस विषय पे ज़रूर बात करूंगा साथियों। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं, देखिए लिखा हुआ है कि हेमंत सोरेन के झूठे वादों की पोटली। क्या है इनके झूठे वादे? आखिर ये पोटली साबित कैसे हो गए हैं? ये एक पोटली ही है जो इलेक्शन के टाइम में हेमंत सोरेन जी अपने कंधों पर लेकर के इसको चलते थे, और हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मेरे पास ये देखो, मेरे पोटली में इतने सारे वादे हैं, और पोटली को ढोते चलते थे, घर घर, द्वार द्वार, एकदम चौखट चौखट वो लोगों के चरण छूते थे उस पोटली को लेकर के कि मेरे पास ये सारे पोटली हैं। मैं इन सब चीज़ों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, और आपसे मैं वोट की भीख मांगता हूँ कि आप मेरे हाथों में कलम की वो ताकत दीजिए, मेरे हाथों में सत्ता की वो ताकत दीजिए, जिससे मैं आप सबके भविष्य को बना दूंगा, आपके बच्चों के भविष्य को बना दूंगा, इन युवाओं के भविष्य को बना दूंगा। हम जैसे भोले भाले झारखंड के जनता जो है, पब्लिक जो है, इन्होंने इनके वादों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया, और इनके बातों को लोगों ने एक मसीहा के रूप में स्वीकार किया कि नहीं, हमारे सामने, हमारे बीच में एक बहुत बड़े दूत आए हुए हैं जो हम सबकी भविष्य को बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है वो भविष्य के बनाने की बात? इन्होंने कहा था, चूँकि इन्होंने कहा था कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं आप सबके भविष्य को बना दूंगा, लेकिन इनको मौका दिया गया, लेकिन अभी तक से युवाओं के भविष्य को बनाया नहीं गया है, बल्कि उनके भविष्य को रौंद दिया गया है, पूरी तरह से उनके भविष्य को कुचल दिया गया है, उनके अरमानों के साथ विश्वासघात किया गया है। आखिर किस तरह के विश्वासघात का मैं बात कर रहा हूँ? जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि हेमंत सोरेन के झूठे वादों की पोटली। आखिर क्या है, इस पे मैं चर्चा करना ज़रूरी समझता साथियों, और इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा आप सबका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आखिर इसमें जो कहा गया है कि हेमंत सोरेन के झूठे वादों की पोटली, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसे कुछ देर के लिए हम ढक देते हैं।
तो यहाँ पे लगता है ना कि हेमंत सोरेन जी ने अब बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे, और इन वादों को पूरा करने के लिए अभी तक से सरकार की तरफ से एक भी स्टेप, एक भी कदम नहीं उठाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बातें चल के सामने आ रही है कि यहाँ पे सरकार ने कहा था कि मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, और 5 लाख नौकरी के साथ धोखा किया गया है। सरकार ने कही थी, जब विपक्ष की पार्टी थी तब क्या कहा गया था कि जेटेट पास अभ्यर्थियों को मैं नियुक्त करूंगा, उन्हें और सरकारी नौकरी दूंगा, उन्हें शिक्षक बनाऊंगा। उनके साथ भी धोखा किया गया है। जेपीएससी के साथ तो सबसे बड़ा धोखा किया गया है कि कहा था कि छठी जेपीएससी आते ही रद्द करेंगे, लेकिन आने के साथ ही छठी जेपीएससी को इन्होंने नियुक्त करवा दिया। और सबसे बड़ी धोखा यहाँ पे फिर हुआ है अनुबंध कर्मियों के साथ। कहा गया था कि आप लोग को अस्थायी किया जाएगा, साथ ही साथ आप लोग के जो वेतनमान है उसे लागू किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया है। और यहाँ पे आप सबके समक्ष मैं इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा घेर देना चाहता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ सबसे ज़्यादा धोखा किया गया है। जो अभ्यर्थियों ने कंधे से कंधा मिला करके इस सरकार को गठन करने में, इस सरकार को बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, आज वही युवा, आज वही पंचायत सचिव अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो खून के आंसू रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। इस सरकार की लापरवाही और सरकार की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से आज उनके भविष्य के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में पंचायत सचिव अभ्यर्थी क्या ना करेंगे, और उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि हमारी नियुक्ति को किसी भी सूरत पे बचाया जाए। लेकिन ये जो सरकार है, जो सत्ता में बैठी हुई, पता नहीं किस नशे में चूर है कि इन युवाओं के भविष्य के बारे में थोड़ा सा भी सोचने के लिए मजबूर नहीं हो रही है, थोड़ा सा भी सोचने के लिए सरकार नहीं चाह रही है। अगर हम मानते हैं कि पंचायत सचिव युवाओं का जो आंदोलन रहा है वो छोटा मोटा होता तो चलो इसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि लंबे समय से ये वही युवा हैं जो लगातार आंदोलन पे आंदोलन किए, लेकिन उसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई है। सरकार बिल से बाहर निकलती है कुछ पलों के लिए और फिर से एक झूठा आश्वासन देती है कि 1 महीने के अंदर आपके तमाम विसंगतियों को दूर करते हुए मैं आप लोगों की नियुक्ति को हर हाल में पूरा करवाऊंगा। लेकिन उन विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जिन्हें सरकार के हाथ में कलम दिया है ना, मुझे नहीं लगता है कि इनके पास भी वो ताकत है, नहीं लगता है मुझे भी। क्योंकि इन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर मैं तमाम सचिवों को, कार्मिक सचिव को और वहाँ के तमाम कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि भैया 1 महीने के अंदर इन लोगों को नियुक्ति करवाई जाए। पूरी तरह से जो भी इसमें किसी भी तरह का अगर इसमें त्रुटि दिख रही है तो उस त्रुटियों को दूर करते हुए इन लोगों को नियुक्त किया जाए। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, लेकिन हमारे संज्ञान साहब की संज्ञान में ये बात आया ही नहीं है। इन्होंने हमसे संज्ञान लिया और इन्होंने जिनको संज्ञान दिया था, अपने सचिव को, अपने वहाँ के कर्मचारियों को, उन्होंने तो इनका बात माना ही नहीं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो कर्मचारी, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे खुद सीएम साहब का बात नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनकी भी मजबूरी रही होगी कि भाई इनका बात नहीं मान रहे हैं तो ये तो उन पे हावी हो रहे हैं ना, कि वो उन पे हावी हो रहे हैं। तो देखने वाली बात, समझने वाली बात होती है। आइए, ये तो बहुत चर्चा का विषय है, हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। देखिए, टीजीटी अभ्यर्थियों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया गया है। सबसे बड़ी बात बताऊंगा यहाँ पे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, बड़े योग्य, कर्मठ और जुझारू हैं। उनके बारे में जो मैं जितना भी शब्द कहूँगा ना कम पड़ता है, क्योंकि सच में वो ऐसे कुर्सियों में हिलेंगे, झूलेंगे और पता है क्या बोलेंगे कि टीजीटी अभ्यर्थी जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं देखो यहाँ पे आप लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट से जो आप लोगों ने ऑर्डर कॉपी लेके आया है उसमें ये लिखा गया है कि किसी भी सूरत पे 11 जिला की नियुक्ति को रोक के ना रखा जाए। इसमें तो ये लिखा गया है, लेकिन इसमें ये कहाँ लिखा गया है कि इन लोग को नियुक्त किया जाए। मतलब कि हद है इस सरकार का, एकदम खूब ढीठ है, हुरमुट है एक नंबर का यार। थोड़ा सा भी दिमाग, टेक्निकल चीज़ को यहाँ पे लगाने का कोशिश है। दिमाग कहाँ से लगाया जाएगा? दिमाग रहेगा तब ना लगाया जाएगा, अलग से भाड़े का दिमाग से इन लोग का पूरा संसार चल रहा है। तो और देखिए यहाँ पे आपके सामने मैंने जो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जो लिखा है, ये देखिए, ये क्या है कि होम गार्ड के साथ भी धोखा किया गया है। उनके लिए कहा गया था कि आपका ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और आप ट्रेनिंग के समय ही आप लोगों का वेतन को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके साथ लगातार धोखा हो रहा है। सहायक पुलिस के साथ भी धोखा हुआ है। किसको नहीं पता कि सहायक पुलिस कौन है और इस सहायक पुलिस के साथ धोखा क्यों हो रहा है? सहायक पुलिस के साथ धोखा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सहायक पुलिस वही पुलिस है जो लगातार पिछले कई दिनों से आज
रांची के मोराबादी स्टेडियम में लगातार लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं बहुत ही जायज़ है, बहुत ही छोटी सी मांग है कि वो अस्थाई का मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा उनके वेतनमान में इजाफा किया जाए, ताकि 10,000 में नहीं चलता यार, किसी का भी घर नहीं चलेगा। हम जैसे युवा 10,000 मंथली हम लोग खर्च कर देते हैं, तो फिर आखिर वो कैसे चला पाएंगे? पूरा 10,000 में पूरा परिवार को रन करना ये इम्पॉसिबल वाली बात होती है। और लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से उनके डेलीगेशन के लिए उनसे कोई नहीं मिला है और ना ही उन पर कोई संज्ञान लिया गया है, कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। ऊपर हमारे रामेश्वर उरांव जी का भी कभी कभी जब बयान आता है ना, विवादित बयान आता है कि वो स्पष्ट बोलते हैं कि अगर मैं रहता रघुवर दास के समय में ना, तो मैं तो एक व्यक्तिगत रूप से मना करता कि इस तरह का गलत काम नहीं करें। बताइए, इन सहायक पुलिस कर्मियों को बहाल करके उन्होंने गलत काम किया था। पहली बात कि कितने लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया, ये सबसे अच्छी विशेषता हुई उसकी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में जहां पे आज जिला पुलिस भी जाने के लिए कतराती है, वैसे जगहों पे सहायक पुलिस, डंडाधारी पुलिस तैनात रहती है और नक्सलवादियों को वहां से खदेड़ के भगाती है। तो ऐसे में उनके साथ इस तरह का अन्याय किया जाना बिल्कुल भी भेदभावपूर्ण है। मैं भी इसका निंदा करता हूं और झारखंड के तमाम अभ्यर्थी भी इसका निंदा करते हैं। उनके साथ न्याय होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर बात करते हैं यहाँ पे जिला पुलिस के बारे में। तो जो जिला पुलिस है उनके साथ भी धोखा किया गया है, जिला पुलिस के साथ भी धोखा किया गया है। उत्पाद सिपाही है उसके साथ भी धोखा किया गया है, उनके साथ भी उनकी मेरिट लिस्ट जारी करने का मांग किया गया था, लेकिन अभी तक से कोई भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है, तो धोखा उनके साथ है। पारा शिक्षक के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि मेरे आते ही वेतनमान लागू करूंगा, आपको अस्थायी करूंगा, लेकिन इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं हुआ। केवल उन्हें मानदेय से ही संतुष्ट किया जा रहा है, मानदेय देकर ही। और कभी कभी अगर पारा शिक्षक थोड़ा सा भी अगर अपनी इनकलाबी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो ऐसे में उन्हें धमकी दिया जाता है कि भैया काम करो नहीं तो सीधे घसीट के निकाल देंगे वहाँ से। तो ऐसे में उनके साथ तो भेदभाव किया ही जाता है, इस तरह का चीज़ें। तो मतलब कि लगातार अभी तक से सरकार की जो कामें हमारे सामने दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही हैं और वो सब के सब झूठे साबित हो रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे इस धोखे के बारे में। आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे चूल्हा खर्चा के बारे में बात करता हूँ। मैनिफेस्टो में बड़े बड़े लेटर्स में लिखा गया था, जेएमएम का जो मैनिफेस्टो उसमें लिखा गया था कि मैं हर महिलाओं को चूल्हा पीछे 2,000 रुपया प्रति माह का खर्च दूंगा, लेकिन 2 साल बीत गया है, 1 रुपया का भी खर्च नहीं दिया गया। ऐसे में जो महिलाएं हैं अगर सरकार से अगर जबरदस्त डट के सामना करके मांग करेगी ना, तो अभी हर एक महिलाओं को चूल्हा खर्चे के पीछे कम से कम 24,000 मिलेगा, क्योंकि 2 साल से रुपया बकाया है आपका। और आप अपने 2 साल का बकाया रुपया पाने के लिए आप सरकार के साथ जंग लड़ना पड़ेगा आपको। और 2 साल में आपको 24,000 मिलेगा। प्रत्येक महीने आपको यहाँ पे 2,000 रुपया देने की बात कही गई थी चूल्हा खर्चे के बारे में, और वो भी एक परिवार में। अगर 2-3 चूल्हा चलता है तो हर एक परिवार को हर एक चूल्हा के पीछे कम से कम 2,000 मिलेगा। तो बताइए, अगर एक परिवार में 3 चूल्हा चलता है, अलग अलग भाई अगर रहते हैं, तो उनके लिए 2,000 मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा और इस कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में। लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। सरकार ने वादा किया है, सरकार से हमारी मांग है कि आप इस चूल्हे खर्चे को भी आप अपने मैनिफेस्टो में जो जोड़े थे उसको आप पूरा करवाइए, अपना वादा को पूरा कीजिए, आप पीछे मत हटिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये तो दिया गया है कि गरीब परिवार को 72,000 रुपया जो दिया गया, मतलब कि प्रति वर्ष दिया जाएगा, ये भी धोखा किया गया। खैर, ये तो मैं जानता हूँ कि ये कांग्रेस का बहुत बड़ा ये एक मैनिफेस्टो था उनका, ठीक है ना, उनका नारा था। और लेकिन ये धोखा दिया गया उनके साथ, सच में। मतलब कि उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिस उम्मीद के साथ सरकार को यहाँ पे सत्ता पे खड़ा किया गया है, सरकार उस पर बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार साबित हो रही है। किसी भी तरह से उसमें कोई ठोस पहल नहीं अपना रही है। देखिए, बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया गया था, बेरोजगारी भत्ता को लेकर के भी धोखा किया गया है। अगर आज युवाओं को रोजगार मिलता तो बताइए कि कोई भी युवा क्या सड़क पर उतरता? बेरोजगारी भत्ता के रूप में तो धोखा दिया गया ही है। कितना दिया गया है? कहा गया था कि मंथली 5,000 दिया जाएगा जो ग्रेजुएट रहेंगे, और जो मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे उनको 7,000 रुपये दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट वालों को कितना दिया जा रहा है पता है? अभी 13 रुपया प्रत्येक दिन का भत्ता देने की बात सरकार कर रही है। 13 रुपया, बिल्कुल, जिसमें आपका प्रत्येक दिन का एक कलम भी खर्च का सरकार आपको पैसा नहीं दे पा रही है। ऐसे में ये सरकार तो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। देखिए, नीचे दिखाया जा रहा है कि वृद्ध हो गया, विधवा हो गया, और मतलब कि जितने भी लोग हैं उनके लिए सरकार ने कहा था कि मैं पेंशन लागू करूंगा, लेकिन उनके साथ कोई पेंशन नहीं दिया गया।
₹2500 पेंशन की बात कही गई थी, वो भी उन्होंने धोखे के रूप में इसे अपने सामने प्रस्तुत किया है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार आखिर कर क्या रही है। युवा लगातार सवाल पूछ रहे हैं, पब्लिक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पे आरक्षण की बात कहा गया था कि जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, किसी भी तरह का नियुक्ति होगा, हर जगह ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे 44% की आबादी है जिस प्रदेश में ओबीसी का, उस प्रदेश में 27% आरक्षण तो बनता ही है। और सरकार ने ये वादा करके यहाँ पे जो MMM का फॉर्मूला लगाते हुए सत्ता बनाई, लेकिन आज सत्ता बनाने के बाद भी सरकार गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है, लेकिन उसके बाद भी सरकार आज घबरा रही है और ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार पीछे हट रही है। तो सरकार ने यहाँ पे भी धोखा दे दिया है युवाओं को। और देखिए सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि सरकार ने क्या कहा था कि मेरी सरकार आते ही मैं यहाँ पे लागू करूंगा स्थायी नीति, लेकिन अस्थायी नीति को भी लागू नहीं किया गया है। उसके साथ भी धोखा किया गया था। क्या कहा गया था कि अस्थायी नीति यहाँ पे 1932 का खतियान लागू किया जाएगा, लेकिन 1932 का खतियान लागू नहीं किया गया, बल्कि जो पहले से खतियान यहाँ पे लागू था 1986 वाला, उसको भी सरकार ने निरस्त कर दिया है। तो ऐसे में क्या सरकार के पास उतनी हिमाकत है कि वो सरकार फिर से 1932 का खतियान ला सकती है? अगर नहीं ला सकती है तो सरकार के पास आखिर विकल्प क्या है? क्या सरकार कोई भी अंतिम जो सेटलमेंट सर्वे हुआ है उसके आधार पर भी खतियान ला सकती है? क्या इस सरकार के पास उतना गट्स है, बुद्धि है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या इस सरकार के पास वाकई में इतनी काबिलियत है कि वो इस नियोजन नीति का जो वर्ष घोषित किया गया है इसमें सरकार अपने वादों को पूरा कर पाएगी? देखिए, नियोजन नीति जो कहा गया था कि लाएंगे, तो उसमें भी पिछली सरकार ने स्थानीयता के आधार पर युवाओं को बांट दिया था। अब यह सरकार जो है भाषा के आधार पर युवाओं को बांट दिया गया है, स्थान के आधार पर इसमें बांटा गया है कि जो झारखंड से ही मैट्रिक किए हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसे में झारखंड युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छल धोखा किया जा रहा है। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन को भी लागू नहीं किया गया है। जेटेट, नया जेटेट परीक्षा लेने की बात कही गई थी, उस पर भी सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। लैंड पूल के नाम पर CNT SPT एक्ट को खत्म किया गया। बिल्कुल, लैंड पूल के नाम पे CNT SPT एक्ट को खत्म किया गया। ये लैंड पूल क्या है साथियों? लैंड पूल एक ऐसा कानून है ना, CNT SPT एक्ट का एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत कोई भी सिटी होगा, कोई भी बड़ा शहर होगा, उस शहर के रेशियो जो बनता है ना, उस शहर का जो रेडियस बनता है, उस रेडियस के चारों ओर 10 किलोमीटर का जो दूरी है, 10 किलोमीटर के शहर के रेडियस तक से CNT SPT एक्ट का जो लैंड रहेगा उसे खत्म कर दिया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे मूल वासियों के साथ भुईहर हो गया, खुटकटी हो गया और जो सदान हो गए उनके साथ, सादरी हो गए उनके साथ, तो एक बहुत बड़ा धोखा है, छल है, कपट है। क्योंकि इस तरह का नियम बनाने के बाद मतलब कि हम बाहरियों को खुलेआम दावत दे रहे हैं कि आप आओ, यू आर मोस्ट वेलकम, और हमें आके लूट के ले जाओ। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री से हम सब का ये निवेदन है कि भाई साहब, आपने कहा था कि हम इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित करेंगे, तो हेमंत दादा से हमारा अपील है, झारखंड के युवा उनसे अपील कर रहे हैं कि नियुक्ति वर्ष आपका केवल और केवल आज अगर गिना जाए तो केवल और केवल आपका नियुक्ति वर्ष का आज 84 दिन बचा हुआ है, 84 डेज लेफ्ट। आखिर 84 दिन में आप क्या करेंगे? आपके समक्ष बहुत सारे काम करने को है। आपके पास चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं क्योंकि आपके पास काम करने के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन आपके पास समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से युवा आक्रोशित हो और एक नया रूपरेखा के साथ फिर से आंदोलन को के लिए मजबूर हो। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आप युवाओं को फिर से मजबूर मत कीजिए। आपने जितने भी कहा था, जितने भी चीज़ों के बारे में आपने जिक्र किया था, उन झूठे वादों की पोटली को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। ऐसे में आप देखते हैं कि ये सरकार कितना ज़्यादा कारगर साबित होती है। क्या ये सरकार यहाँ के युवाओं को, क्या ये सरकार यहाँ के लोगों को नियुक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी? अगर नहीं निभा पाएगी तो साथियों, आप मुझे अपना राय ज़रूर देंगे, कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएंगे कि आखिर ये सरकार किस हद तक सफल रही है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर सरकार से अगर ये पूछा जाए, अगर आपसे पब्लिकली पूछा जाए कि सरकार ने अब तक से कितना काम किया है, तो सरकार को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देने का काम करोगे? और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि मैं उस कमेंट्स को एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा और मैं सरकार तक ये बात पहुंचाने का कोशिश करूंगा कि आखिर ये सरकार चाह क्या रही है और वाकई में सरकार ने जो बातें की थी, जो वादे किए थे, वो किस हद तक सफल रहा है। तो साथियों, हमारे पास समय का अभाव है, इस कारण से मैं जा रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि अगर इस बीच में बातें करने में कुछ भी अगर थोड़ा सा मुझसे कहीं गलती हुई हो, गुस्ताखी हुई हो, अगर
स्लिप ऑफ टंग हुआ हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आप सबका शुभचिंतक गुलाम हुसैन फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक नई वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद। झारखंडी एकता जिंदाबाद। उल गुलान उल गुलान उल गुलान।